नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी। आज के वीडियो में हम जो पढ़ाई करने वाले हैं एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण खरीफ की क्रॉप बाजरा। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना और शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखना, ठीक है ना। क्रॉप नंबर 2 है। इससे पहले हम जो है मक्का के बारे में बढ़िया से पढ़ा चुके हैं और आज की जो क्रॉप सेलेक्ट की है बच्चों वो है बाजरा। जो भी नए फ्रेंड्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ यह वीडियो जो है बीएससी एग्रीकल्चर 3rd सेमेस्टर जिसमें एग्रोनॉमी का पेपर होता है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी खरीफ क्रॉप फर्स्ट। साथ ही साथ कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन का आप कर रहे हैं तब भी वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक बात आपको बता दें, चाहे आप गैर एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए अंत तक पूरा वॉच करें। बात करी जाएगी प्यारे बच्चों बाजरा के बारे में। सबसे पहले वैज्ञानिक नाम देखते हैं क्या है बाजरा। तो पेनिसेटम टाइफाइड्स, पेनिसेटम टाइफाइड्स ये है बाजरे का वैज्ञानिक नाम, ठीक है ना। ये हो गया बाजरे का वैज्ञानिक नाम। अगर इसके कुल की बात की जाए बच्चों तो ग्रेमनी कुल का ये पौधा होता है। कुल क्या है इसका? ग्रेमनी, यानी ग्रेमनी परिवार में आता है बाजरा। ग्रेमनी का जो नया नाम बच्चों वो क्या होता है? पोएसी। ग्रेमनी का जो नया नाम है वो क्या होता है? पोएसी। इसी कुल को बच्चों क्या बोलते हैं? घास परिवार भी इसी को बोला जाता है। इसी कुल को एक और नाम बोलते हैं घास परिवार, ठीक है ना। घास परिवार भी इसे बोला जाता है। अगर गुणसूत्र संख्या की बात करी जाए 2n नंबर कितने हैं? 2n का मतलब गुणसूत्र से होता है और ये संख्या में 14 होते हैं, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, बाजरा के उत्पत्ति स्थान की बात करी जाए तो अफ्रीका, यानी अफ्रीका एक ऐसा देश है जो बाजरा का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अफ्रीका जो है प्यारे बच्चों, ज्वार का भी उत्पत्ति स्थान अफ्रीका होता है ना। और अरहर का भी उत्पत्ति स्थान बच्चों क्या होता है? अफ्रीका होता है, ठीक है ना। ये बात भी आपको आनी चाहिए। ज्वार, अरहर या फिर बाजरा की बात करी जाए उत्पत्ति स्थान क्या होता? अफ्रीका, ठीक है ना। बिल्कुल प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, शानदार। इसके बाद फल के प्रकार की बात करी जाए तो कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है? कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस होता है। क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है, ठीक है ना। तो इतनी जानकारी आपको आनी चाहिए, जो बेसिक जानकारी है कि बाजरा का वनस्पतिक नाम क्या है प्यारे बच्चों? पेनिसेटम टाइफाइड्स है। फैमिली ग्रेमनी पोएसी या घास परिवार में आती है। इसके बाद जो क्रोमोसोम्स नंबर है संख्या में 14 है। ओरिजिन प्लेस की बच्चों बात करी जाए तो अफ्रीका है, जो कि ज्वार और अरहर का भी उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? अफ्रीका में है। और फल के प्रकार यानी टाइप ऑफ फ्रूट्स की बात करी जाए तो कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस में बच्चों जो है और भी कई सारे अपने फ्रूट्स आते हैं, जैसे कैरियोप्सिस में ही आएगा गेहूं, यानी गेहूं जो है इसमें फल का प्रकार कैरियोप्सिस है। धान में भी फल का प्रकार कैरियोप्सिस है प्यारे बच्चों। ज्वार में भी है ना, और मक्का में भी है ना। ये सब कैसे? ये सब कैरियोप्सिस में आते हैं, ठीक है ना। यहां तक जानकारी आपको क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं क्लास, आगे स्टेप पे चलते हैं हम लोग हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास में से शेयर करना, है ना। और जो भी विद्यार्थी दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आप कोर्स ज्वाइन जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। पोषक तत्वों की बात करें प्यारे बच्चों, जो बाजरा है इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो प्यारे बच्चों, नमी बाजरा में कितने % होती है? यानी 12% इसमें नमी पाई जाती है। और प्रोटीन की बात करी जाए प्यारे बच्चों तो 11.6%। प्रोटीन कितनी है? 11.6% है। वसा यानी फैट की बात करी जाए 5% है।
जो कि खाद्यान्न फसलों में सबसे ज्यादा है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको आना चाहिए इस प्रश्न को। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक, अगर आपसे कोई पूछ ले कि किस खाद्यान्न फसल में जो है वसा यानी फैट की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है बच्चों, तो वो हमारी कौन सी है? वो हमारी है बाजरा की क्रॉप। ठीक है, चलिए। कार्बोहाइड्रेट की बात करी जाए बच्चों तो कितना है? 67%, यानी 67% जो है कार्बोहाइड्रेट बाजरा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम बात करेंगे वितरण और एवं महत्व, यानी जो बाजरा है इसकी खेती कहां कहां पे की जाती है और जो महत्व है इस क्रॉप का, क्या महत्व है, इसकी खेती क्यों करनी चाहिए, इन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, वितरण की बात करी जाए क्षेत्रफल और उत्पादन के हिसाब से, क्षेत्रफल एवं उत्पादन के हिसाब से बच्चों जो है, क्षेत्रफल और उत्पादन के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल और उत्पादन के हिसाब से भारत में बाजरा ज्यादा होता है। कहां पे होता है बच्चों? विश्व स्तर पर अगर बात करी जाए, विश्व स्तर पर बात करी जाए, कैसी बात करी जाए? वर्ल्ड लेवल पर या विश्व स्तर पर, तो भारत का पहला नंबर है और उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती ठीक ठाक की जाती है। बाजरा की बात करें प्यारे बच्चों, राजस्थान में खेती इसकी बहुत अच्छी की जाती है। जो बाजरा है ना, जो बाजरा है भारत के राजस्थान में इसकी खेती बहुत ज्यादा की जाती है। ठीक है ना, राजस्थान में इसकी खेती बहुत ज्यादा की जाती है। प्यारे बच्चों, बात करें यहां पे हम बाजरा के बारे में, किसके बारे में बात करें? बाजरा। राजस्थान का रैंक पहला है, यानी भारत के सभी प्रदेशों में बच्चों, क्या मैंने अभी आपको क्या बताया है? मैंने आपको क्या बताया बच्चों? अगर विश्व स्तर पर बात करी जाए कि बाजरा की खेती सबसे ज्यादा किस देश में की जाती है, तो भारत में की जाती है। और भारत में राजस्थान राज्य है जिसका नंबर पहला है बाजरा के उत्पादन और क्षेत्रफल के हिसाब से। यानी बाजरा एक सूखा सहन करने वाली क्रॉप होती है। बाजरा कैसी है बच्चों? एक सूखा सहन करने वाली क्रॉप होती है और इसकी खेती वहीं पर की जाती है जहां पे पानी का अभाव होता है या सिंचाई की कमी होती है। तो राजस्थान में बाजरा काफी बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त तो उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और भी कई सारे राज्य या जिले में जो है इसकी खेती करी जाती है। ठीक है ना, ये यहां तक आपको क्लियर? चलिए भाई बच्चों, अब हम बात करें किस्में यानी वैरायटी के बारे में। किस्में यानी वैरायटी के बारे में, किस्मों को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात और हम जान लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर इसके लिए भूमि की बात करी जाए, उसको अपन लोग अभी देख लेते हैं, पहले किस्में पढ़ लेते हैं फिर भूमि देख लेते हैं बाद में थोड़ा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, संकर किस्में और संकुल, यानी जो बाजरा की वैरायटी दो टाइप्स में डिवाइड है, एक संकर किस्में और एक संकुल। प्यारे बच्चों, संकर में बात करी जाए तो पूसा 23 एक बहुत अच्छी फेमस वैरायटी है। कौन सी बच्चों? पूसा 23 बहुत अच्छी वैरायटी है। पूसा 23 बाजरे किस्म है। HB1 बाजरा की जो प्यारे बच्चों ये किस्म है, 1965 में इस किस्म का विकास किया गया और बाजरे की जो है ये प्रथम संकर किस्म है। क्या बोला मैंने? यह बाजरे की प्रथम संकर किस्म है बच्चों। क्या? बाजरे की जो है प्रथम संकर किस्म, जो बाजरे की प्रथम संकर किस्म बच्चों वो क्या है? वो हमारी HB1। ठीक है ना, तो बाजरे की पहली संकर किस्म है HB1। इसके बाद HHB 550 भी किस्म है, HHB 60 है और HHB 67 है। अति अगेती किस्म है प्यारे बच्चों, और यह किस्म 60 से 65 दिनों में तैयार हो जाती है। तो बहुत अर्ली वैरायटी है बाजरा की ये, है ना। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे संकुल वैरायटी पर बच्चों। किस पर बात करेंगे? संकुल। संकुल की बात करिए तो 171, इसका मतलब राजस्थान राज्य के लिए बहुत फेमस वैरायटी है। PCB 15 की बात करी जाए बाजरे किस्म है। इसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों जो मालविंद्रो किस्म है यह महाराष्ट्र राज्य के लिए फेमस है। जो बाजरे की वैरायटी है मालविंद्रो, महाराष्ट्र राज्य में ये फेमस है। और पूसा मोती भी किसकी वैरायटी प्यारे बच्चों? बाजरा की होती है। ठीक है ना। इसके बाद प्यारे बच्चों अब हम जो एक चीज पढ़ने वाले यहाँ पे बहुत बढ़िया है, एक पढ़ने वाले प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया से। ठीक है ना, चलिए कोई नहीं, चलिए
अब हम बात करेंगे बीज दर के बारे में बच्चों, बीज दर के बारे में बात कर लेंगे। उससे पहले छोटी जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे बात की जाए कि बाजरा के लिए किस प्रकार की भूमि चाहिए, तो थोड़ा सॉइल एक हेडिंग डाल के हम लोग यहीं पे शॉर्ट में देख लेते हैं भूमि के बारे में। ऐसी भूमि बच्चों जिसका पीएच मान कितना है, 6 से 7.5 के बीच है, इसकी खेती के लिए बढ़िया होती है। और दोमट से बलुई दोमट भूमि प्यारे बच्चों अच्छी है। दोमट से बलुई दोमट भूमि, बलुई दोमट भूमि इसकी खेती के लिए बढ़िया होती है। दोमट से बलुई दोमट भूमि होती है। सिंचाई और जल निकास का समुचित प्रबंध होना चाहिए बच्चों। क्या सिंचाई और जल निकास का अगर प्रबंध है तो बाजरे का जो है सफल उत्पादन आप ले सकते हैं। वैसे तो बाजरा अत्यधिक सूखा सहन करने वाली क्रॉप है। 1 से 2 सिंचाई अगर आपके पास अवेलेबल है तो इसकी खेती आप अच्छे से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम जो पढ़ेंगे, अब हम पढ़ लेंगे इसकी जो है इंपॉर्टेंट बीज दर क्या रहेगी, पौधों की संख्या पर हेक्टेयर क्या आएगी, अंतरण कितना रहने वाला है, और बीज जो है उसको बोने की गहराई यहाँ पे क्या रखी जाए। प्यारे बच्चों अगर बीज दर की हम बात कर लें, अगर हम बीज दर की बात कर लें, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कई बार एंट्रेंस एग्जाम में भी सीधा आता है। बीज दर की बात की जाए बच्चों तो कितनी है, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है ना। अगर हम रोपाई की बात करें बच्चों, क्या रोपाई विधि, अगर रोपाई विधि से जो है अगर बाजरा की खेती की जाए तो सीड रेट क्या पड़ने वाली है, तब बीज दर बच्चों कितना पड़ेगा, 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यानी तब बीज दर पड़ेगा हमारा 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर रोपाई विधि की तकनीक को बताया किसने, यानी वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने बाजरे की रोपाई विधि को भी बता दिया कि बाजरे की खेती भाई रोपाई के द्वारा भी की जा सकती है। इस बात को बताने वाले प्यारे बच्चों जो व्यक्ति थे वो थे आरसी गौतम। वो कौन थे, वो थे आरसी गौतम। वो कौन थे बच्चों, वो थे आरसी गौतम। वो कौन थे, आरसी गौतम। जो बाजरे की रोपाई के द्वारा विधि है इस बात को किसने बताया, आरसी गौतम ने। ठीक है ना। अंतरण की बच्चों बात करी जाए तो बाजरा को 45 गुणे 12 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है लगाया जाता है। यानी प्लांट टू प्लांट की दूरी की बात की जाए तो 12 से 15 सेंटीमीटर, और पंक्ति से पंक्ति की दूरी की बात करी जाए बच्चों तो कितना है, 45 सेंटीमीटर। अगर हमसे कोई पूछे कि बाजरे की रोपण दूरी 45 गुणे 12 से 15 सेंटीमीटर है तो पर हेक्टेयर पौधों की संख्या क्या आएगी, तो प्यारे बच्चों पौधों की संख्या क्या आएगी, इसको निकालने का सीधा सा अपना फॉर्मूला होता है। आप लोग कतई मत घबराइए, आप लोग इजीली निकाल पाएंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी बच्चों, पौधों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो क्या होगा, क्षेत्रफल जो है वो प्यारे बच्चों किस में है, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होना चाहिए, है ना। और बटा में क्या होगा, अंतरण। क्या होगा बच्चों, अंतरण होगा। अंतरण हमारा सेंटीमीटर में दिया गया तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे बच्चों। ठीक है ना। कैसे चेंज करेंगे, जैसे मान लो 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर बच्चों होते हैं, 10,000। कितने होते हैं, 10,000। इकाई, द्वाही, सैकड़ा, हजार एंड 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है ना बच्चों। अब बटा में दूरी कितनी है, 45 गुणे 15। कितनी बच्चों, 45 गुणे 15। एक 45 के लिए गुणे 100 कर देंगे ऊपर, अब एक 15 के लिए भी गुणे 100 ऊपर कर देंगे। अब इसको बच्चों हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा काट पीट करने के बाद में वही हमारे प्रति हेक्टेयर जो है पौधों की संख्या निकल के आ जाएगी। अब आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, बीज बोने की गहराई की बच्चों बात करी जाए तो बाजरा को जो है हमेशा 2 से 3 सेंटीमीटर डेप्थ यानी गहराई पे बुआई करनी चाहिए। छोटे छोटे सीड होते हैं इसलिए 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पे इसकी खेती करनी चाहिए। क्लियर माय पॉइंट। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट, अगर हम बात करें बच्चों बुआई के समय की, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बुआई के समय की बात करी जाए प्यारे बच्चों तो जुलाई का द्वितीय पखवाड़ा इसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। यानी जुलाई का द्वितीय पखवाड़ा बच्चों, क्या जुलाई का द्वितीय पखवाड़ा, जुलाई का द्वितीय पखवाड़ा जो है
इसकी खेती के लिए बहुत बढ़िया होता है, ठीक है ना। बाजरा की खेती के लिए जुलाई का द्वितीय पखवाड़ा सबसे अच्छा टाइम होता है, यानी 15 जुलाई के आसपास बाजरा की आप सोइंग कर दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों हम सभी जानते हैं बाजरा खरीफ मौसम की मुख्य क्रॉप है ना, तो हमें इस टाइम पे बुआई कर देनी चाहिए। जलमांग की बात करी जाए तो 300 से 350 मिलीमीटर तक बाजरा की जलमांग होती है ना, बहुत ज्यादा कम होती है, सभी खाद्यान्न फसलों में सबसे कम होती है। खाद और उर्वरक की बच्चों बात करी जाए तो क्या होगी, 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी जो FYM है, मतलब खाद और उर्वरक में गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैनोर 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर। और नाइट्रोजन की बच्चों बात करी जाए तो लगभग 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें नाइट्रोजन अप्लाई करनी चाहिए, 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, और पोटास की बच्चों बात करी जाए 40 किलोग्राम। तो ये सारी मात्राएं होती खाद और उर्वरक देने की। जलमांग के बारे में पढ़ लिया प्यारे बच्चों, बुवाई के समय के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, एक छोटी सी हेडिंग बच्चों छूट चुकी थी, उसको भी हम पढ़ लेंगे लास्ट में, आप चिंता मत करना, अभी उसे भी हम यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है ना। एक छोटी सी हेडिंग बच रही, यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं। बात करी जाए प्यारे बच्चों खरपतवार के बारे में, है ना, बाजरे में खरपतवार एक हेडिंग रह गई थी, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर खरपतवार के बारे में बात करी जाए, समय से अगर खरपतवारों का निदान नहीं किया जाता है तो 30 to 35% उपज में गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए टाइमली जो है बीट का मैनेजमेंट करना अति इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके खरपतवारों को मारने के लिए प्यारे बच्चों एट्राजीन या सीमाजीन का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें, एट्राजीन या सीमाजीन का प्रयोग करें बच्चों, ठीक है ना। एट्राजीन या सीमाजीन का प्रयोग करें तो खरपतवार मर जाएंगे, ठीक है ना। और जो एट्राजीन और जो सीमाजीन बच्चे होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड होते हैं, ठीक है ना। यानी सेलेक्टिव हर्बिसाइड वो हर्बिसाइड होते हैं, जैसे हमें खरपतवारों को मारना है तो खरपतवारों को ही मारेंगे, फसल पर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो हर्बिसाइड होते हैं उनको बोलते हैं सेलेक्टिव हर्बिसाइड। अब हम यहीं पे बात करेंगे, यहीं पे हम बच्चों बात कर लेंगे हरित बाली रोग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, हरित बाली रोग, यानी बाजरा के हम रोग और कीट के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, रोग और कीट के बारे में, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, रोग की बात करी जाए, एक बहुत फेमस बीमारी है इसकी, हरित बाली रोग, यानी इसी को बारे बच्चों क्या बोलते हैं, ग्रीन ईयर डिजीज। क्या बोलेंगे, ग्रीन ईयर डिजीज। यानी जो बाजरा की वाली है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं, उसे तो बोलते हैं ईयर, और बाली हो कैसी जाती है, हरे रंग की, और झाड़ू नुमा आकार ले लेती है, गुच्छे का रूप ले लेती है। इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, ग्रीन ईयर रोग। प्यारे बच्चों, इसी बीमारी को अन्य नाम से जानते हैं, जैसे बाबा रोग। इस बीमारी के अन्य भी कई नाम है, जैसे बाबा रोग, जोगिया रोग। इसके बाद बच्चों दांडिया रोग, है ना। इसके बाद कोड़िया रोग भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड़िया रोग, ये सब बोलते हैं। प्यारे बच्चों, यह मृदा प्लस बीज जनित बीमारी होती है। यह कैसी बच्चों होती है, मृदा और बीज जनित बीमारी होती है। और यह बीमारी प्यारे बच्चों जो है स्केलोरोस्पोरा, यह बीमारी स्केलोरोस्पोरा ग्रैमनिकोला नामक कवक के द्वारा होती है। प्यारे बच्चों, किसके द्वारा, स्केलोरोस्पोरा ग्रैमनिकोला नामक कवक के द्वारा यह बीमारी होती है। किसके द्वारा होती है, स्केलोरोस्पोरा ग्रैमनिकोला नामक कवक के द्वारा यह बीमारी होती है। इस बीमारी की बच्चों रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, बीमारी की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, बीज का उपचार करें। प्यारे बच्चों, क्या करें, बीज उपचार करके आप बीज को बुआई करें, बीज उपचार करें, है ना। बीज उपचार के बाद पॉइंट नंबर 2 बच्चों, फसल चक्र को अपनाना चाहिए आपको। क्या अपनाना चाहिए बच्चों, फसल चक्र को अपनाएं आप, फसल चक्र को भी अपनाना चाहिए आपको, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों क्या है, रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुआई करें।
रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुवाई करें। रोग प्रतिरोधी किस्मों की आपको बुवाई करनी चाहिए, तो जो है बाजरा की हरित बाली रोग कंट्रोल हो जाएगी, है ना। इसके बाद कवकनाशी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कवक जनित बीमारी, इसलिए आप कवकनाशी का प्रयोग करें, कवकनाशी का प्रयोग करें। जैसे बच्चों क्या है, डाइथेनियम 45, डाइथेनियम 45 इस रसायन का आप प्रयोग करेंगे तो बीमारी का कंट्रोल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एक और छोटी सी बीमारी है यहाँ पे, अर्गट रोग। प्यारे बच्चों, यह रोग भी कवक के द्वारा होता है, क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक कवक के द्वारा यह बीमारी होती है। किसमें बच्चों होती है? यह बीमारी होती है जो है अपनी बाजरा में, क्लेवीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक कवक के द्वारा। और इसके भी सिम्टम्स यही हैं, इसी प्रकार से इसको भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर भी इसकी रोकथाम में क्या करें, किसी भी कवकनाशी का हम प्रयोग कर सकते हैं। रोकथाम में क्या करें बच्चों, कवकनाशी का प्रयोग करें, जो कवकनाशी इसका यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो दो प्रमुख रोग है बाजरे की हरित बाली रोग और अर्गट। अब हम कुछ कीट के बारे में भी जान लेंगे। अभी यहाँ पे कीट की बच्चों बात करी जाए तो एक कीट इसका है टर्माइट, यानी दीमक भी इसे हानि पहुंचाती है, दीमक इसे हानि पहुंचाती है। दीमक की रोकथाम के लिए बच्चों क्या है, क्लोरोफाइरिफास का आप प्रयोग करें, क्लोरोफाइरिफास नामक दवा का, क्लोरोफाइरिफास, क्लोरोफाइरिफास, क्लोरोपाइरिफास, क्लोरोपाइरिफास 25 EC इस दवा का यूज करें। और जो है अगर आप खेत में प्यारे बच्चों FYM दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अगर आप खेत में FYM यानी गोबर की खाद दे रहे हैं तो कंप्लीटली डिकम्पोज्ड होनी चाहिए, पूर्णतया सड़ी हुई गोबर का खाद प्रयोग करें, पूर्णतया सड़ी हुई, पूर्णतया सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें, पूर्णतया सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कंप्लीटली डिकम्पोज्ड FYM, ठीक है ना। तो दीमक इनका प्रमुख कीट है ना। दीमक क्या है, दीमक प्रमुख कीट है बाजरे का बच्चों। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे भी आपको नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे यहीं पे उपज के बारे में बात करी जाए तो दाने की उपज क्या होगी और सूखी कड़वी उसकी उपज क्या होगी। क्योंकि बाजरा दो उद्देश्य से जो है इसकी खेती करी जाती है, एक तो दाने के पर्पज से, दूसरी सूखी कड़वी यानी पशुओं के लिए जो चारा मिलता है उसके पर्पज से भी इसकी खेती करी जाती है। अब प्यारे बच्चों क्या है, ऐसे स्थान जो सिंचित हैं, जहां पे सिंचाई की समुचित व्यवस्था है, वहां पर 30 से 35 कुंटल दाना जो है प्राप्त हो जाता है। कितना दाना, 30 से 35 कुंटल पर हेक्टेयर। ऐसे स्थान जो वर्षा आधारित खेती पर डिपेंड है, वहां पर 12 से 15 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है दाना प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। अगर सूखी कड़वी की बात करी जाए, सिंचित इलाका में 100 कुंटल के आसपास सूखी कड़वी प्राप्त हो जाती है, जिसको चरी बोलते हैं गांव में। और वर्षा आधारित जो क्षेत्र है वहां पे 70 से 75 कुंटल के आसपास सूखी कड़वी प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो प्यारे बच्चों ये थी बाजरा की एक वैज्ञानिक खेती जो हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस की है। केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को सेलेक्ट किया है। और एक टर्म और रहता है बाजरा में, वो भी आप बच्चों समझ लो, प्रोटोगाइनी। एक काफी अच्छा टर्म है जो एग्जाम में सीधे कभी कभी आ जाता है कि प्रोटोगाइनी क्या है, प्रोटोगाइनी क्या है बच्चों, ठीक है ना। प्रोटोगाइनी क्या है, ये काफी अच्छा टर्म है, आता है सीधे एग्जाम में। प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी क्या है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, प्रोटोगाइनी क्या है, बाजरा से संबंधित है। पहली बात पूछ दी जाए किस क्रॉप से संबंधित है, तो प्रोटोगाइनी बच्चों बाजरा से संबंधित है, ठीक है ना। जब मादा अंग, क्या मैंने बोला, इसकी परिभाषा को देख लो, कहीं आ जाए तो गड़बड़ मत करना। जब मादा अंग, जब मादा अंग नर की अपेक्षा,
नर की अपेक्षा, जब मादा अंग नर की अपेक्षा पहले परिपक्व हो जाता है तो इस क्रिया को ही बच्चों क्या बोलते हैं? प्रोटोगायनी। इसे ही क्या बोलते हैं? प्रोटोगायनी। इसे ही बोला जाता है, इसे ही प्रोटोगायनी कहते हैं। ठीक है ना, इसे ही कहते हैं प्रोटोगायनी। यानी जब मादा है वो नर की अपेक्षा पहले मैच्योर हो जाती है तो उस कंडीशंस को बच्चों क्या बोलेंगे? प्रोटोगायनी बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये थी प्यारी सी क्लास। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर देना। नए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।